नमस्कार मित्रों, लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं अनंत मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया, नतीजे भी आ गए और नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ भी ले ली। लेकिन चर्चा जो चुनाव को लेकर पिछले एक महीने से सरगर्मी थी और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे थे एक दूसरे पार्टी में, एक दूसरे के गठबंधन में सेंध लगाने के। आंकड़ों में देखा जाए तो 422 सीपी राधाकृष्णन के पास थे और 312 करीब इंडी गठबंधन के पास थे। मतलब 110 की बढ़त एनडीए गठबंधन को थी, सीपी राधाकृष्णन के पास वोटों का गणित था। लेकिन चुनाव हमारे देश में कोई भी हो, वो चाहे मतदाता वोट दें, चाहे विधायक वोट दें या सांसद वोट दें, उलटफेर की संभावना, उलटफेर की आशंका हमेशा लगी रहती है। और जब तक नतीजे नहीं आ जाएं, तब तक किसी भी दावे या किसी भी जो भरोसा है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो जिस तरह सीपी राधाकृष्णन 422 वोट जो उनके पाले में थे, उनके पक्ष में थे, और 452 का जो उन्होंने आंकड़ा छुआ, जी हाँ, 30 वोट उनको जो उनके पास थे, उनके गठबंधन के पास, उससे ज्यादा आए। वाईएसआर रेड्डी के जगन रेड्डी की तरफ से जो 11 वोट आए, और उसके अलावा जो उनको लगभग 18-19 वोट मिले, वो किसके थे? इस पे सवाल, इस पे बहस, इस पे वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और आने वाले कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि निश्चित रूप से जब किसी भी पार्टी के गठबंधन में सेंध लगती है या जो उसके निर्धारित वोट होते हैं उससे कम आते हैं, दो विवादों का और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला स्वाभाविक है। और आपसी गठबंधन के खेमों में भी इस बात की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आखिर जो इंडी गठबंधन के पास 315 वोटों का गणित था, उस गणित में सेंध कैसे लगी, उस गणित से 15 वोट कैसे निकल गए। 15 वोट अवैध हुए। मान लिया जाए कि 315 में से 15 के 15 वोट इंडी गठबंधन के अवैध हो गए, तो भी सवाल उठना लाजमी है कि जो सांसद पूरी देश को चलाते हैं, कानून बनाते हैं, मतदाताओं के वोटों से, लाखों वोटों से जीत के जाते हैं, वो सांसद क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते सही तरीके से? और इसमें वोट भी कोई क्लिष्ट तरीका नहीं था। दो नाम थे, एक सीपी राधाकृष्णन, एक सुदर्शन रेड्डी का। आपको एक पेन से, जो चुनाव आयोग का था पेन निर्धारित, उससे आपको एक के आगे टिक लगाना था कि आप फला प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। ऐसे, और खास बात यह कि मतदान से 2 दिन पहले दोनों खेमों की तरफ से सांसदों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। जैसे बच्चे स्कूल की जब परीक्षा देते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनकी तैयारी कोचिंग वाले, स्कूल वाले कराते हैं, उनको समझाते हैं, तुमको ऐसे सवाल करना है, ऐसे नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, जो भी है। और सांसदों को प्रशिक्षण के बावजूद 15 वोट अगर खारिज हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो हम सबके लिए सोचने की बात है। सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, सिर्फ एनडीए और इंडी गठबंधन के आलाकमानों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी सोचने का विषय है कि सांसदों के 15 वोट, मतलब 767 वोट में से 15 वोट अगर खारिज हो गए, इसका मतलब हर 100 में से 2 सांसद के वोट खारिज हुए। ये बहस दूसरी है कि वोट खारिज हुए क्यों हुए, लेकिन वोट खारिज हो गए, इसमें भी एक सवाल निकलता है। क्रॉस वोटिंग अलग चीज है। कई बार क्या होता है कि कोई सांसद है, अपने प्रत्याशी को वोट देना है, लेकिन अगर समझौता हो गया, कुछ सेटिंग हो गई, खरीद फरोख्त हो गया, या दूसरे खेमे ने उसको तोड़ लिया, तो अनेक बार ऐसा देखा भी गया है राज्यसभा के चुनाव में भी कि आप अपना वोट दूसरे प्रत्याशी को तो नहीं दोगे। मान लो इंडी गठबंधन के 15 सांसद जिनके अवैध हो गए वोट, और सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा था अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना है, तो हो सकता है 15 सांसद सीपी राधाकृष्णन को वोट नहीं दिए हों, लेकिन अपने वोट इस तरह से दिए कि वो अवैध घोषित हो गए। सवाल उठ रहा है, टीवी चैनलों पे बहस चल रही है कि आखिर ये 15 सांसद कौन थे जिनके वोट अवैध हुए, या वो 19 सांसद कौन थे जिन्होंने
दोनों पाले में नहीं थे, वो ना एनडीए में ना एनडीए में, फिर भी वो एनडीए के साथ चले गए। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव से पहले हर दल या कोई निर्दलीय सांसद है वो अपनी प्रतिबद्धता बताता है कि हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। और वाईएसआर पार्टी के जगन रेड्डी ने साफ किया कि हम ना दोनों खेमों में नहीं है, लेकिन हम वोट एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को देंगे। लेकिन कई जो छोटे दल थे, निर्दलीय थे, वो उन्होंने नहीं बताया। मान लिया जाए कि वो सारे वोट एनडीए गठबंधन ले गया, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है जो सत्ता में होता है उसका। और छोटे दल जो निर्दलीय सांसद होते हैं उनके सरकारों से बहुत काम पड़ते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी और भी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए। तो मान लिया जाए कि वो सारे के सारे वोट एनडीए ले गया सत्तारूढ़ होने के नाते, तो 15 जो वोट अवैध हुए, तो क्या वो सब इंडी गठबंधन के थे? और अगर थे तो किन लोगों ने इस तरह के वोट खारिज करवाए, अपने अवैध घोषित करवाए? बहस चल रही है, चूंकि सीक्रेट वोटिंग थी, इसमें पार्टी का कोई व्हिप जारी नहीं होता, और जो भी सांसद है उसने वोट दिया तो अपने एजेंट को वोट दिखाना जरूरी नहीं था। मतलब वो गया, उसने वोट लिया, जिसके आगे टिक लगाया और पेटी में डाल दिया। तो आशंका किसी भी सांसद पे, किसी भी राजनीतिक दल पे जाहिर की जा सकती है कि फला ने क्रॉस वोटिंग की होगी, फला ने बगावत की है, फला आ गया, लेकिन इसके सबूत नहीं मिल सकते। हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं, हम अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि फला आदमी गया होगा, उस समय वो उस पार्टी के नेता से मिल रहा था या वो था, लेकिन इसका ना कभी प्रूफ मिला और ना मिलेगा। उदाहरण 1969 के चुनाव का, हालांकि बहुत साल हो गए, लेकिन 1969 के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें भी इसी तरह से अंतरात्मा की आवाज हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने निजी प्रत्याशी के तौर पर वीवी गिरी को खड़ा कर दिया। मतलब पार्टी के जो प्रत्याशी थे उसकी खिलाफत करते हुए अपना वीवी गिरी को खड़ा किया, और वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव हराया। राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 वोटों का अंतर था। 5,05,000 वोट मिले थे नीलम संजीव रेड्डी को, और 5,20,000 वोट मिले थे जो राष्ट्रपति चुने गए थे वीवी गिरी। तो ये ऐसे जो घटनाक्रम है राजनीति में, उलटफेर के, क्रॉस वोटिंग के, वो राज्यसभा के चुनाव में भी होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में भी होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हुआ। याद होगा आपको, जब 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू जो जीती हैं, उनको लगभग 17 सांसद जो दूसरे खेमे के थे, मतलब इंडी गठबंधन के थे या यूपीए के थे, 17 सांसद और 119 विधायकों का उनको बाहर से समर्थन मिला था। मतलब वो 119 विधायक जो एनडीए खेमे के नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किए थे। इस बार भी ऐसा ही घटित था कि जब 110 वोटों की बढ़त थी सीपी राधाकृष्णन के पास, तो क्या एनडीए ने सेंध लगाई? और कुछ राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता है वो ये मामला उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो सवाल उठना आपके मेरे मन में स्वाभाविक होता है कि जब 110 सीटों की बढ़त थी, तो उसके बाद वोटों की खरीद के लिए, सेंधमारी के लिए प्रयास करने की क्या जरूरत थी? लेकिन राजनीति का तकाजा है, बिहार चुनाव आने वाले हैं, और जो भी इसमें सेंध लगाई, एनडीए 422 होते हुए अगर 452 वोट लेके गया, तो निश्चित रूप से उसके हौसले बुलंद होंगे। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके कैडर में एक संदेश गया कि हमने विपक्ष के सांसदों को तोड़ लिया। और निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन है उसमें भी संदेह के, शंका के बादल उभरेंगे कि आखिर ये 15 लोग जिनके वोट अवैध घोषित हुए, इनमें कितने थे, किसके थे, क्यों थे, क्या पैसे का लेन देन हुआ? तो ये जो संदेह के बादल हैं, ये जब गठबंधन की राजनीति चलती है तो उसमें अनिश्चितता पैदा होती है, और ये अनिश्चितता राजनीति में जब कोई भी चुनाव आता है तो कार्यकर्ताओं के कैडर पर निश्चित रूप से असर डालती है। आपको याद होगा राज्यसभा का चुनाव हरियाणा में जब हुआ था, और राजस्थान के उस समय कांग्रेस के प्रभारी थे अजय माकन। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, और वहां पे
2 सीटों के चुनाव थे, 3 सीटों के चुनाव थे और कांग्रेस के पास वहां 31 वोट थे। जी हाँ, अकेले कांग्रेस के पास 31 वोट थे और कांग्रेस को जीत के लिए सिर्फ 29 वोट चाहिए थे। मतलब अजय माकन की जीत के लिए कांग्रेस को जितनी जरूरत थी उससे 2 अधिक वोट उसके पास थे। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी तो उन्होंने जिता लिए अपने, और तीसरे के लिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा, एक उद्योगपति है, उनको खड़ा कर दिया। और जब मुकाबला हुआ, जब वोटों की काउंटिंग हुई, तो जो नतीजा आया उसमें 29.6 वोट कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में गए और अभिषेक मनु सिंघवी को 29 वोट मिले। मतलब 31 वोट उनके पास खुद के थे कांग्रेस के और 2-3 निर्दलीयों का उनको समर्थन था। मतलब 33 वोट होने के बावजूद उनको सिर्फ 29 वोट मिले और वो चुनाव हार गए। बहुत तब भी सवाल उठा था, अभिषेक मनु सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि इस तरह वोटों की खरीद फरोख्त हुई, लेन देन हुआ। लेकिन चुनाव जब हार गए तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर वहां उथल पुथल मची थी कि हमारे पास अगर 33 वोट थे और कांग्रेस के 31 वोट तो सॉलिड थे, 2 निर्दलियों को छोड़ भी दिया जाए कि वो सत्ता पक्ष के प्रभाव में आ गए, बेकामे में आ गए या पैसों के कारण बिक गए, तो भी 31 वोट कांग्रेस के पास थे। निश्चित रूप से उन 31 वोटों में से 2 लोगों ने कम से कम कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में वोट नहीं दिया। अब वो क्यों नहीं दिया वोट, उसके कारण पता नहीं चल सकते। संदेह व्यक्त किए गए थे, जैसे एक कुलदीप बिश्नोई थे, उनका जो वोट था वो अवैध हो गया था। तो मैंने जैसा पहले कहा कि अवैध वोट होना भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि अगर हम विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे लेकिन अपने प्रत्याशी को भी वोट नहीं देंगे और वो चुनाव उसका खारिज हो जाए। तो हरियाणा का उसी तरह का जो उदाहरण है वो पिछले सालों में हिमाचल प्रदेश में भी दोहराया गया। वहां कांग्रेस ने अपने जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दिया और अभिषेक मनु सिंघवी को जब टिकट दिया तो अभिषेक मनु सिंघवी 40 वोट उनके पास थे और 40 वोट होने के बावजूद उनको चाहिए थे 36 वोट जीतने के लिए, 35 वोट चाहिए थे सॉरी जीतने के लिए, लेकिन 40 वोट होने के बावजूद 35 वोट जीतने के लिए चाहिए थे। मतलब उनके पास जितने वोट थे उससे ज्यादा उनके विधायकों की संख्या थी। और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास सिर्फ 25 वोट थे और कांग्रेस के पास 40, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन से चुनाव हार गए थे। वहां भी तब भी ये उथल पुथल हुई, कांग्रेस के अंदर बहुत हुआ कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से 15 अधिक वोट है और उसके बावजूद हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया। तो निश्चित रूप से ऐसे जब सवाल उठते हैं, ऐसी जब घटनाएं होती हैं, तो वो सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतना तो महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर सकती थी या भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया भी कि हमारे पास 25 वोट थे लेकिन हमने कांग्रेस के 40 वोट वाली कैंडिडेट को हमने हरा दिया। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे जो खेल होते हैं, ऐसी जो जोड़ तोड़ होती है, उसमें पैसे का बड़ा लेन देन होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पैसे का लेन देन हुआ या नहीं हुआ कोई नहीं कह सकता क्योंकि इन चीजों के सबूत नहीं होते। लेकिन इसी तरह का एक उदाहरण 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। मतलब सदन में जो लोकसभा में 272 का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास नहीं था। कांग्रेस के 232 उम्मीदवार जीत के आए थे और कई छोटे दलों के साथ उन्होंने गठजोड़ करके, और जिसको कह सकते हैं कि एक अल्पमत की सरकार, जोड़ तोड़ करके कुछ लोगों ने समर्थन नहीं दिया लेकिन बाहर से समर्थन दे रहे थे। उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद ने कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव जब आया तो अविश्वास प्रस्ताव गिर तो गया सदन में। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आए 251 वोट और उसके खिलाफ आए 265 वोट। जिन्होंने चाहा कि अविश्वास प्रस्ताव गिरना चाहिए, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, सरकार नहीं गिरने देने के पक्ष में 265 लोग थे और सरकार गिराने के पक्ष में 251। सरकार तो बच गई उस समय अविश्वास प्रस्ताव से,
क्योंकि उसके बाद आपको याद होगा, और नहीं हो याद तो बात लगभग 30 साल पुरानी है, 3 दशक हो गए उस बात को। ठीक है, उस समय आपको याद होगा झारखंड के 3-4 सांसदों के नाम आए थे कि जिन्होंने वोट फॉर कैश, एक मामला उछला था कि उन्होंने पैसे लेकर और सरकार बचाने के लिए वोट दिया उनके पक्ष में। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बाद में हुआ नहीं, पर ना उनके खिलाफ कोई सबूत या वो मिले। तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि ऐसे जो लेन देन होते हैं, ऐसी जो क्रॉस वोटिंग होती है, ऐसी जो सेंध लगाने की घटनाएं होती हैं, उसके सबूत नहीं मिलते। सबूत भले ना मिले, लेकिन ये सबको पता है कि 40 सदस्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी हार जाते हैं और 25 विधायक होने के बावजूद भाजपा का वहां पे सांसद चुन लिया जाता है। तो निश्चित रूप से पैसे का खेल हुआ होगा, जोड़ तोड़ हुई होगी, दबाव की राजनीति, सब कुछ इसमें चलता है। और ठीक इसी तरह हरियाणा में जो अजय माकन हारे चुनाव, उसमें भी खेल हुए होंगे, उसमें भी लेन देन हुए होंगे। और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या राज्यसभा के जो दूसरे चुनाव होते हैं, उसके अंदर भी इस तरह के खेल निश्चित रूप से समझ में आते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि सबूत नहीं मिलते। तो आज की राजनीति हमारी किस दिशा में जा रही है, ये सब हम सबके सोचने का विषय है। ये किसी एक सरकार का सवाल नहीं है, या एक पार्टी का सवाल नहीं है, या सिर्फ सांसदों का और विधायकों का सवाल नहीं है। सवाल है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या सारा हमारा जो चुनावी गणित है, चुनावी राजनीति है, वो सिर्फ जीतने तक ही सीमित रह गई है कि ये इनके इन प्रकारेण हमको चुनाव जीतना है, उसके लिए चाहे लोकतंत्र पर धब्बा लगे या और कुछ भी हो। आज कांग्रेस उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो या और दूसरे चुनाव, उन पर सवाल उठाती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पावर में है, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं। लेकिन इसमें किसी एक दल को दोष देना, कोई दल कम दोषी है, कोई ज्यादा है, ये सवाल बेमानी हो जाता है। क्योंकि जब जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है। याद होगा आपको, कांग्रेस की जब सरकारें थी, वो चाहे इंदिरा गांधी के दौर में हो या नरसिम्हा राव के दौर में हो या राजीव गांधी के दौर में रही हो या कांग्रेस समर्थित सरकारें, देश में कितनी बार राज्य सरकारों को 356 धारा का इस्तेमाल करके बर्खास्त किया गया। वो भी लोकतंत्र में मतदाताओं का अपमान था, एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना। कई मौकों पे ऐसा हो सकता है कि सरकारें काम नहीं कर रही हो, या कोई ऐसी राज्य में बहुत ज्यादा अराजकता की स्थिति हो, संभल नहीं रही हो, या किसी सरकार ने बहुमत खो दिया हो। ऐसे में तो उसको आपको बर्खास्त कर, केंद्र, क्योंकि धारा 356 है तो वो किसी सोच समझ के बनाई गई होगी। लेकिन उसका बहुत मिसयूज हुआ। बरसों तक भारतीय जनता पार्टी सरकारों को बर्खास्त करने का मुद्दा उठाती रही। संसद में भी उसने सरकार को घेरने के प्रयास किए, सड़कों पे भी प्रदर्शन किए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बर्खास्त की हुई सरकारों उनको पुनर्बहाल किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह सरकारें बर्खास्त की गई वो गलत है। लेकिन उसके लिए सिर्फ कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी दोषी ठहराती रही, वहीं तक सीमित नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी पावर में है, सत्ता में है, तो कितनी जगह आपको ध्यान होगा, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में किस तरह बहुमत की सरकारें गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। यहां सवाल इस चीज का नहीं है कि किसने किस तरह से किया। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि कांग्रेस ने 356 धारा का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके और चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। लेकिन वही सवाल, वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के दामन पर भी लगता है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने 356 का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने दल बदल किया, उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ी, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ वोट दिए, आखिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दल बदल, सेंधमारी, सरकारों को गिराना, ये किसी राजनीतिक दल पे इसका लेबल नहीं लग सकता। ये सत्ता का दुरुपयोग है, सत्ता का रोग है। ये
जिस पार्टी की सत्ता होती है, जो पावर में होता है, उसको लगता है कि मैं जो चाहे जो कर सकता हूं। कांग्रेस रही तो उसने 356 के तहत राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, और भारतीय जनता पार्टी है तो उसने 356 का इस्तेमाल भले ना किया हो, लेकिन उसने अपने तरीके से कई राज्य सरकारों को अस्थिर किया और अपनी सरकारें बनवाई। एक दौर आपको यह भी याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए थे दूसरी बार, और जयललिता ने, जो तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक की नेता थी, उन्होंने समर्थन जो सरकार को दे रही थी, वाजपेयी सरकार को, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था और वो अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हार गई थी। आज के दौर में यह सुनना बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि कोई सरकार सत्ता में हो और एक वोट से हार जाए। आज के युग में क्या आप कल्पना कर सकते हो कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, और कांटे की टक्कर हो और वो सरकार एक वोट से हार जाए? 15-20 वोट से अगर हार जाए तो समझ में आता है कि सरकार के खिलाफ बहुमत है लोगों का, लेकिन एक वोट को मैनेज करना। और उस समय एक वोट को लेके गिरधर गोमांगो, उनके वोट को लेके भी हुआ था। वो सांसद भी थे और सांसद रहने के बाद उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए, तो सांसद लोकसभा की सदस्यता उन्होंने छोड़ी नहीं थी। सवाल आया कि इनको वोट नहीं देने दिया जाए, और उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी, उन्होंने गिरधर गोमांगो के विवेक पे फैसला छोड़ दिया कि उन्होंने भले सांसद से इस्तीफा नहीं दिया हो, लेकिन वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, तो क्या उन्हें वोट करना चाहिए या नहीं, मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। और गिरधर गोमांगो ने वोट किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी। कल्पना कीजिए कि जीएमसी बालयोगी अगर गिरधर गोमांगो को वोट नहीं देने देते, तो उस समय दोनों जो है वाजपेयी सरकार और विपक्ष, उनके बराबर बराबर वोट हो जाते। और लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष वैसे वोटिंग नहीं करता उस मामले में, लेकिन जब टाई हो जाए, दोनों सांसदों की संख्या बराबर हो जाए दोनों खेमों की, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट देता है। और अगर उस समय गिरधर गोमांगो की सरकार को रोक दिया जाता, अगर लोकसभा अध्यक्ष रोक देते सरकार के दबाव में, क्योंकि आखिर वो भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल के थे, तो निश्चित रूप से सरकार बच जाती। लेकिन वो जो दौर था 30 साल पहले का दौर, उस दौर से राजनीति बहुत बदल गई। आज एक सीट के लिए राज्यसभा की, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपके पास 100 का बहुमत है, फिर भी और बहुमत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए, जुटाने के लिए खेमेबंदी जो होती है, क्रॉस वोटिंग होती है, सेंधमारी होती है, इसने निश्चित रूप से राजनीति में जो हमारी आम लोगों की जो रुचि है उसको कम किया है। और सबको ये लगने लग गया है कि राजनीतिक दलों का जो दिखावा है, सोच है, वो एक सी होती है। वो जब विपक्ष में होते हैं तो एक मुद्दा उठाते हैं, सरकार पे आरोप लगाते हैं, सरकार पे लोकतांत्रिक परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वही सत्ता में आ जाते हैं तो वो फिर अपने तरीके से काम करते हैं। तो मतलब सत्ता जो है उसका रंग एक होता है, वो किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए वो सत्ता के रंग में बहती है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो सेंधमारी हुई, क्रॉस वोटिंग हुई, उसकी अभी बहस चल रही है और लंबे समय तक ये बहस चलती रहेगी जब तक कि कोई और नया इस तरह का घटनाक्रम सामने नहीं आ जाए। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में राय दें। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.